हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम बिल्कुल नया टॉपिक आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि टीजीटी की वैकेंसी यूपी में निकल चुकी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए नॉट ओनली यूपी, जितने भी टीजीटी लेवल के जो पेपर आते हैं, स्टेट बोर्ड के हों या सेंट्रल बोर्ड के हों, उनमें सभी में ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन मैं आपसे यहाँ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लेक्चर मैं जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे ही रिलेटेड ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में वो उनसे रिलेटेड वीडियो दे दूंगा। पहले आप अपने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये लेक्चर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो पहला जो टॉपिक मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, आपका सेट थ्योरी लेने जा रहा हूँ। सेट थ्योरी 11th की किताब में पढ़ाया जाता है, चैप्टर 1 है एनसीईआरटी की बुक की अगर मैं बात करूँ तो। सेट थ्योरी में जो बेसिक सारे कंसेप्ट्स हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग लगभग सारे क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर वेन डायग्राम किसी को नहीं आता है तो पहले डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है वो वीडियोस आप जाके देखें, तो आपको सेट थ्योरी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 2021 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। और ये है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी इक्वल्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ए माइनस बी किस के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो सेट बना लेंगे। ठीक है, अब देखो ये सेट ए मान लिया, इस सेट को हमने बी मान लिया। अब सबसे पहले हम लिखेंगे ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए में से बी को माइनस करना है। तो बी क्या है, ये कॉमन एरिया। तो ए माइनस बी जब हम कब बनाएंगे सेट तो वो ये बनेगा, है ना। बी माइनस कर दिया इसमें से हमने, तो ये जो बचा ये होगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी, अगर ए में से इस शेडेड पोर्शन को मैं माइनस करूं तो कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो ये कौन सा पोर्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम वेन डायग्राम से ही करने की कोशिश करेंगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, आपको पता भी होगा कि एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए यूनियन बी। तो चाहो तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर लो, चाहो तो आप वेन डायग्राम से भी कर लो। दोनों तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ये किसी क्लास के बच्चे हैं, 300 बच्चे हैं टोटल। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके 300 बच्चे हैं, 150 स्पीक हिंदी। तो ये जो हिंदी वाले हैं इसको एच मान लो और इसको ई मान लो, इंग्लिश मान लो। हिंदी में 150 है और इंग्लिश में आपके कितने हैं, 200 है ना। तो अब ऐसा कैसे हो सकता है, टोटल बच्चे तो आपके 300 ही हैं। तो इसका मतलब कुछ कॉमन बच्चे भी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल पाते हैं। तो कितने ज्यादा है यहाँ पे 300 से, यहाँ पे 300 से ज्यादा है ओनली 50 बच्चे। तो 50 बच्चे आ जाएंगे आपके यहाँ पे, इसमें इंटरसेक्शन में। चाहो तो इस फॉर्मूले से भी निकाल लो, आंसर आपका 50 आएगा। तो हिंदी बोल ओनली हिंदी बोलने वाले बच्चे 100 होंगे, ओनली इंग्लिश बोलने वाले बच्चे 150 होंगे, और दोनों दोनों भाषा बोलने वाले बच्चे कितने होंगे, 50 होंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन देखो, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements respectively, the number of subsets of the first set is greater than the number of the subset of the second set by 56। देखो सबसेट कितने होते हैं भाई, सबसेट होते हैं हमारे 2 टू द पावर m। जो ये m वाला सेट है इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर m हो जाएंगे। और जो दूसरा सबसेट है उसके सबसेट हो जाएंगे 2 टू द पावर n। और ये कह रहा है कि अगर 2 टू द पावर m जो 2 टू द पावर n से कितना ज्यादा है, 56 ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 टू द पावर n को हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56 को कैसे लिखेंगे हम, 2 टू द पावर 3 8 हो गया, 8 इंटू 7 हो गया। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन कर लो दोनों तरफ से। तो यहाँ पे 2 टू द पावर n है और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और ये जो वैल्यू है 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1, ये किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू रख दो, 2 टू द पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। इस वन को उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, बेस से कंपेरिजन कर लो। तो यहाँ पे m माइनस 3 कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 6 आ गई। तो m 6 हो जाएगा और n हो जाएगा 3। तो अब पूछ रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना होगा। तो इजीली निकाल सकते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m कितना है 6 स्क्वायर प्लस n है 3 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 36 प्लस 9 दैट इज 45। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आ गया 45। दैट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, 2011 में 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब 2013 के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। If P and Q be two sets such that P union Q is equal to P, then P intersection Q will be। देखो यहाँ पे वेन डायग्राम से आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। P और Q दो सेट हैं, है ना। तो P यूनियन Q P के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि P और Q का दोनों का यूनियन करते हैं। अगर सेट को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, देखो यहाँ पे इसको करते हैं। एक है आपके पास P, है ना। अब देखो P और Q का यूनियन P कब हो सकता है, जब Q सेट इसके अंदर ही हो। जब Q सेट इसके अंदर ही हो, ये Q है और ये P है। तो P और Q का यूनियन P के बराबर तब हो सकता है जब Q सेट इसके अंदर हो। तो अब बताना है हमें P इंटरसेक्शन Q। तो P इंटरसेक्शन Q किसके बराबर हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, ओनली Q सेट। तो यहाँ पे जो Q होगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाते हैं समझना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। P and Q are two sets, then P minus Q और Q minus P union P union intersection Q। इसको भी देख लो, ये भी वेन डायग्राम से ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो सेट ले लिए हमने, एक P ले लिया और एक Q ले लिया। इस सेट को P ले लिया, इस सेट को Q ले लिया हमने। तो सबसे पहले P माइनस Q देख लेते हैं। P माइनस Q क्या होगा, ये वाला होगा शेडेड पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका P माइनस Q। तो ये हो गया P माइनस क्यू, है ना। और Q माइनस पी क्या हो जाएगा, Q माइनस पी ये हो जाएगा, ये वाला। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q माइनस पी। अब देखो अगर उसके बाद P इंटरसेक्शन Q देख लो। P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, ये वाला होगा, है ना। इसको मैं थोड़ा और डिफरेंट कलर में ले लेता हूँ, ब्लू कलर में। तो ये जो रीजन होगा, ये रीजन हो जाएगा आपका P इंटरसेक्शन Q। तो अभी देखो क्या करना है, P माइनस क्यू का यूनियन किसके साथ करना है, Q माइनस P के साथ यूनियन करना है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन हो गया यूनियन में, और उसका यूनियन फिर किसके साथ करना है, P इंटरसेक्शन Q के साथ करना है। तो P इंटरसेक्शन Q ये हो गया। इसका मतलब ये जो पूरा लोगे आप, इस पूरे को क्या कहेंगे, शेडेड पोर्शन को, ये ब्लैक भी, ब्लू भी और ये ब्लैक भी, तो इस पूरे पोर्शन को क्या कहेंगे हम, P यूनियन Q कहेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन आ गया P यूनियन Q इज द करेक्ट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2013 में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीन डायग्राम से बहुत इजी हो जाता है। देखो बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स हैज एग्जैक्टली कितने सबसेट होते हैं, सबको पता है 2 टू द पावर n सबसेट होते हैं। बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी इस तरह के पूछ लिए जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इफ पी क्यू आर आर टू सेट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखना है। तो P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, तो P यूनियन Q और इंटरसेक्शन P, देखो ये इंटरसेक्शन गलत दिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे यूनियन होना चाहिए था, तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरे ऑप्शन की देख लेते हैं। देखो P इंटरसेक्शन Q यूनियन, यहाँ पे देखो इसने P यूनियन Q दे दिया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। तीसरा ऑप्शन P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, तो ये पहला है P यूनियन Q फिर इंटरसेक्शन P यूनियन R, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यूनियन के ऊपर, यूनियन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द सबसेट ऑफ द सेट। देखो ये नल सेट नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसको गड़बड़ करते हैं कि ये नल सेट है। नल सेट नहीं है, उस सेट के अंदर जीरो एक एलिमेंट है। तो अब इसके सबसेट कैसे लिखते हैं, एक तो फाई होता है किसी भी सेट का सबसेट, तो फाई एंड इटसेल्फ द सेट। तो ये सेट अपने आप में भी सबसेट होता है खुद, और फाई भी उसका सबसेट होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा।
देखो, अगर बेसिक चीजें आपको क्लियर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहां पे आप सबसे पहले जाके ये वीडियो जरूर देख लें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको वेन डायग्राम से करेंगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ 3 एथलेटिक्स टीम इन ए स्कूल, 21 आर इन द क्रिकेट टीम। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 सेट बना लेते हैं। एक सेट ए बना लो, एक सेट बी बना लो, है ना, और एक सेट सी बना लो। ठीक है, तो ये एथलेटिक्स की टीम है हमारी। अब देखो हमें इसमें सबसे पहले फिलअप क्या करना है। एक तो क्रिकेट की टीम है, तो ये सी तो मान लो क्रिकेट की टीम हो गई, एच मान लो हॉकी की टीम हो गई, और तीसरी है फुटबॉल की टीम। तो तीसरा सेट जो हमने मान लिया वो फुटबॉल का मान लिया। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखनी है कि कुछ प्लेयर, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तीनों गेम खेल रहे होंगे। अगर 2 सेट दिए हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढने हैं कि कॉमन कितने हैं, तो कॉमन को लिखो। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ना है हमें। लास्ट से क्या पढ़ना है कि 8 प्ले ऑल द 3 गेम्स। तो ऑल द 3 गेम्स कहाँ पे आ रहे हैं, देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तीनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हमने इसको भरना है। जो बच्चे तीनों गेम खेलते हैं सबसे पहले हमको उसको भरना है, उस नंबर को भरना है। तो ये 8 हमने यहाँ पे भर दिया। 8 एफ में भी कॉमन है, 8 एच का भी पार्ट है, और ये 8 सी का भी पार्ट है। तो ऐसे बच्चे सिर्फ 8 हैं जो केवल जो तीनों गेम खेलते हैं। अब उससे ऊपर चलो, 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने हैं, 12 हैं। तो फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे देखो 8 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, और 4 बच्चे और बच गए। तो ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए, 12 बच्चे हो गए। अब उससे आगे पढ़ेंगे हम, मतलब उल्टा पढ़ना है क्वेश्चन को। 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले 8 तो ऑलरेडी हैं, तो कितने बाकी बचेंगे, 7 बाकी बचेंगे। तो हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं, 15 हैं। तो 8 और 7 15 हो गए। अब क्या कह रहा है, 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। उल्टा कर दिया क्या कुछ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 7 यहाँ पे नहीं आएगा, ये 7 यहाँ पे आएगा। हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले है ना, 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, सॉरी 15 प्ले हॉकी एंड फुटबॉल। तो ये 7 यहाँ पे आएगा, 8 और 7 15 हो जाएंगे, है ना। तो 8 और 7 15। हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 15 बच्चे हैं। उसके बाद अमंग देम 14 प्ले हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले 14 बच्चे हैं। तो हॉकी और क्रिकेट का कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है ना। तो 8 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे बच्चे होंगे। तो ये टोटल यहाँ पे 14 हो जाएंगे ऐसे बच्चे जो हॉकी और क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब कह रहा, अब क्वेश्चन और पढ़ो। 29 आर इन द फुटबॉल टीम। अब फुटबॉल टीम में देखो बाकी कितने रह गए, 29 टोटल है। तो 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 10 बचेंगे यहाँ पे। तो टोटल हो गए हमारे 29। और 26 हॉकी टीम में है। तो हॉकी टीम में कितने बचेंगे, 7 और 8 15, 15 और 6 21, और यहाँ पे बचेंगे सिर्फ 5 बच्चे, है ना। और 21 आर इन क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम में कितने बच्चे हैं, 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और बाकी के बचेंगे 3। अब जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आप जवाब दे दो आराम से। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द 3 एथलेटिक टीम। टोटल नंबर ऑफ मेंबर बता दो भाई कितने हैं, सबको जोड़ दो, है ना। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33, 33 और 10 43। तो टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, 43 बच्चे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को अगर अप्रोच करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए करना। और 2011 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है यूपी टीजीटी में। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी हम। उसके बाद है 2010। 2010 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2010 में। अब देखो यहाँ पे एक्स सेट दिया है, वाई सेट दिया है, जेड सेट दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू देखना है हमें, तो सबसे पहले सबसे बड़े से ढूंढते हैं हम। तो x माइनस वाई, इसको देख लेते हैं। x माइनस वाई कितना होगा भाई, x में से y को माइनस करेंगे तो देखो 3 तो इसमें कॉमन है, तो कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये x माइनस वाई 2 हो जाएगा।
अब 2 में से अगर z को माइनस करूं मैं, x माइनस इसमें से 2 में से अगर z को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 2 में से 2 माइनस हो गया। तो यहां से 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 में से 2 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, है ना। ये तो सब माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 5। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे बड़े ऑप्शन से पहले हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे बड़ा ऑप्शन यही था, तो बाई लक ये कुछ ये आंसर ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए यूनियन बी, और यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ना। यहाँ पे इसको बी को सिर्फ सी से रिप्लेस कर दो, है ना। तो ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बी को अगर सी से रिप्लेस कर दें तो बी इज इक्वल टू सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ए बी सी दे रखा है उसने, तो ए यूनियन बी, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा 2010 में। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी क्या होगा भाई, ए यूनियन बी देखो कॉमन क्या क्या है, सॉरी 1357, ए में 1357 है, और ए यूनियन बी लिख लो पहले। पहले हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 1357, और क्या क्या बचा है उसको भी लिख लो। 4 बच गया, 5 7 हो चुका, 9 लिया ऑलरेडी। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब इसका इंटरसेक्शन करना है हमें सी के साथ। तो इंटरसेक्शन सी क्या है भाई, सी है आपका 1 3 4 9 और 11। तो इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, क्या क्या कॉमन है, एक तो 1 कॉमन है यहाँ पे, तो 1 बचेगा। 3 कॉमन है, 3 लिख दिया। 4 कॉमन है, 4 लिख दिया। 9 कॉमन है, 9 लिख दिया, है ना। बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये आंसर आ गया। देख लो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 1347 7 ये देखो ये भी गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, नन ऑफ दिस। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें देख ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार ना ये भी जो नन ऑफ दिस है ये भी क्वेश्चन के ऑप्शन में करेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 2009 में, 2010 में 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2009 का ले लेते हैं। इसमें क्या है, देखो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का भी मिक्सिंग है इसमें, लेकिन सेट थ्योरी से ही रिलेटेड है। देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ एनी स्कूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो आप देख रहे हो सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से सोल्व हो जा रहे हैं। तो वेन डायग्राम इसमें आपके पास बहुत ही मजबूत होना चाहिए, बहुत कंसेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आप देख सकते हैं वीडियो बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेन डायग्राम। और चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, लेक्चर को शेयर करिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बेल आइकन के साथ, जिससे आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके हमारे लेक्चर्स के। सो इसमें क्या है, 80 स्टूडेंट्स क्लास में है, स्कूल में है। इन दिस क्लास 50 स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स वाले बच्चे हैं। तो एक हम मैथमेटिक्स का बैच बना लेते हैं, सेट बना लेते हैं, और एक हम बना लेते हैं स्टेटिस्टिक्स का सेट, है ना। तो 50 स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट्स स्टडी स्टेटिस्टिक्स एंड 10 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ सब्जेक्ट। हमने क्या कहा था, आपको उल्टा चलना है, तो पहले बाद वाली लाइन पढ़नी है। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब उसमें 50 स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 40 हो गए यहाँ पे। 40 स्टूडेंट स्टडी स्टेटिस्टिक्स, तो 10 यहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो 30 बच्चे यहाँ पे बच गए। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट। अब उन्होंने क्या करा, वन स्टूडेंट इज सेलेक्टेड रैंडम, रैंडमली एक स्टूडेंट को सेलेक्ट किया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज ऑफ सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स। तो देखो टोटल बच्चे स्टेटिस्टिक्स के कितने हैं, 40 बच्चे हैं। तो 40 बच्चे टोटल। अब 40 स्टेटिस्टिक्स होने की जो फेवरेबल इवेंट है वो कितनी हो सकती है, 40 बच्चे हो सकते हैं स्टेटिस्टिक्स के, और टोटल बच्चे कितने 80 हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले सेट ए लिख लो। ए सेट क्या होगा, ए सेट क्या होगा आपका, एक्स की वैल्यू 5 से लेसर है, इक्वल भी हो सकती है, और नेचुरल नंबर है। तो ऐसा कौन सा सेट होता है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आपने इसको
फॉर्म उसमें लिख लिया, टेबुलर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और दूसरा सेट देखो, x की वैल्यू लेसर देन 10 है, तो इस सेट को लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया 10। सी सेट लिख लो आप। सी सेट क्या है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है 6 से छोटी है, तो ये हो जाएगा 3 4 5, इसमें 2 और 6 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि बी इंटरसेक्ट, पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो भाई। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 3 4 5, तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया 3 4 5। उसके बाद क्या करना है, ए में से इसको माइनस करना है। अब ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। ए में से इसको माइनस कर दो, मतलब 3 हटा दो, 4 हटा दो, 5 हटा दो, तो क्या बचेगा, 1 2 बचेगा। तो आंसर आ गया आपका 1 2। 1 2 कहीं है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन में आपका 1 2 है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। 2009 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, x की वैल्यू इतनी, y की इतनी है, z की इतनी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया था। तो सबसे पहले सबसे बड़े से शुरुआत करते हैं। x माइनस वाई कितना है भाई, x माइनस वाई है आपका 3, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई है आपका 2। आई थिंक ये सिमिलर क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। z कितना है, 2 5 है, तो Z 2 5 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 5, तो नॉट इक्वल टू 5 का मतलब है इक्वल टू 5 होना चाहिए, और फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो यही वाला फॉल्स स्टेटमेंट है। 2005 पे आते हैं। 2005 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, देन एक्स इंटरसेक्शन। अभी देखो इसको हम किससे करेंगे, वेन डायग्राम से ही करते हैं इसको। वेन डायग्राम से बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक दो सेट लिए हमने, एक्स और वाई, ये एक्स सेट है और ये वाई सेट है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या देखना है, वाई यूनियन एक्स। वाई यूनियन एक्स क्या होगा, ये पूरा का पूरा ही सेट होगा, दोनों सेट का मिला के वाई यूनियन एक्स हो जाएगा। और इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करना। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ये पूरा मतलब एक्स वाई को छोड़ के जितना भी स्पेस है, ये सब क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटरसेक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो मैंने अभी शेडेड पोर्शन कर रहा है, ये शेडेड पोर्शन क्या हो गया, y यूनियन x का कॉम्प्लीमेंट, है ना। और इसको हमें x के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो x के साथ इंटरसेक्शन करेंगे इसका, तो क्या है, देखो इस पोर्शन में जो मैंने शेडेड करा है और x में क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल ये सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 5। हमारा हम दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 5। अब देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, आंसर होगा 2 टू द पावर n। बहुत सिंपल है। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। लेक्चर को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी है। अब देखो ये क्वेश्चन में पूछा है एन यूनियन, जो टोटल एलिमेंट्स हैं किसी सेट के, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 700 है, ए के अंदर 200 है, बी के अंदर 300 है, इंटरसेक्शन में 100 है। तो पूछ रहा है एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखो डिमोर्गन लॉ से हम इसका मतलब निकालेंगे। तो डिमोर्गन लॉ क्या कहता है कि भाई अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये यूनियन का बदल जाएगा इंटरसेक्शन, है ना। तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, एक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चाहो तो इसको आप वेन डायग्राम से कर लो, चाहो तो आप जैसे मर्जी आपकी वैसे कर सकते हो, है ना। तो या तो हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल के फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। तो ए यूनियन बी निकाल लो, तो एन ए यूनियन बी फॉर्मूले से निकाल लो, उससे भी दोनों से इजी है, जैसे मन करे आपको वैसे निकाल सकते हो। ए यूनियन बी क्या होगा भाई, एन ए प्लस एन बी, फॉर्मूला मैंने लिखा था पहले, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है आपका ए यूनियन बी का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे एन ए यूनियन बी निकाल लो, तो ये आ जाएगा एन ए कितना है भाई 200, 200 प्लस 300 और माइनस 100, तो कितना आ गया, 500 में से 100 गए बचे
400 है ना, तो एन ए यूनियन बी आ गया आपका 400। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, यानी कि ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो आ जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये आ गया 700 थे हमारे पास, माइनस 400 करेंगे तो टोटल कितने आ गए, 300 आ गए। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ए माइनस बी। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे, ये हमने पहले भी किया है क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी। तो ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है। तो ए माइनस बी कौन सा होगा, ये वाला होगा पोर्शन, ए माइनस बी, है ना। अब ए में से ए माइनस बी करेंगे तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले भी इसको क्वेश्चन को किया है हमने। तो क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। हम 2004 में आते हैं। इन ए क्लास ऑफ 5 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स है। देखो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम में उल्टा लिखना शुरू करेंगे, है ना। सेट कितने हैं वो देख लो। मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दो तरह के सेट हैं। तो एक एम सेट मान लेते हैं और एक ई सेट मान लेते हैं। ठीक है, ये एम मान लिया हमने, इसको इकोनॉमिक्स मान लिया। अब उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे। एज्यूमिंग ईच स्टूडेंट हैज टेकन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, चाहे वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है चाहे वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, पढ़ जरूर रहा है ना। तो अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, तो वो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। तो 8 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स तो पढ़ते हैं बट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते। अब ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ना, इसमें मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों आ जाते हैं। तो ये जो ओनली मैथमेटिक्स है वो 8 बच्चे हैं। 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स। अब देखो 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो ऐसे 8 है। 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स। अब 12 बच्चे मैथमेटिक्स ले रहे हैं, इसका मतलब 4 बच्चे यहाँ भी हैं अभी जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, है ना। और 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल क्लास में, तो ये कितने हो गए, 8 4 12, और यहाँ बचेंगे 13। तो टोटल बच्चे 25 हो गए। क्वेश्चन का आंसर दे दो बस। अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो ऐसे बच्चे कितने भाई, 4 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ते हैं। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। देन हाँ, अब हमें चेक करना है कि ये सब ठीक है कि गलत है। ए माइनस डी फाइंड कर लो पहले। ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो ए माइनस डी करेंगे। देखो ए कॉमन है, सी कॉमन है, तो ए माइनस डी बचेगा खाली बी। तो ये बी आ गया। और बी माइनस सी देख लो। बी माइनस सी, बी से बी यहाँ से माइनस हो गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा। तो भाई ये तो गलत है, ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। बी और डी क्या इक्वल है, बी है ए बी और डी है ए सी। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। डी इज ए सबसेट ऑफ ए माइनस सी। ए माइनस सी क्या है भाई, पहले वो देख लो। ए माइनस सी, ए माइनस सी करेंगे तो बी खत्म हो जाएगा, तो ए माइनस सी आ जाएगा यहाँ पे ए सी। तो क्या ए सी इज ए सबसेट ऑफ डी, डी कहाँ पे है भाई, डी, हाँ ये बात सही है। तो ए सी, ये सॉरी, डी जो है वो डी ए सी का सबसेट है। ये देखो डी, डी क्या सेट है, डी ए सी है। तो हम पढ़ चुके हैं कि एक जो कोई भी सेट होता है अपना खुद का सबसेट होता है। तो ये बात सही है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी की तरफ हम नहीं बढ़ेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2004 तक पहुंच गए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सिंपल, पहले भी कर चुके हैं हम, 2 टू द पावर n। फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि ए जो है बी के अंदर लाई करता है। इसका मतलब ये है कि ए सेट बी के अंदर है। ठीक है, ये बी ऊपर है और ए सेट इसी के अंदर है, ये ए सेट। इसी का मतलब यही तो है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट, ए जो है वो बी के अंदर मौजूद है ना। अब देखो ए माइनस बी क्या ए के बराबर होगा, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन है ना जो खाली पोर्शन है वो बच जाएगा। तो ये तो ए के बराबर है नहीं भाई। ए माइनस बी क्या बी के बराबर है, नहीं, ए माइनस बी बी के बराबर भी नहीं है, है ना। अब क्या कह रहा है, ए यूनियन बी ए के बराबर है।
ए और बी का अगर यूनियन करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए, है ना। ए यूनियन बी करें तो बी के बराबर आएगा। ए माइनस बी क्या फाइव के बराबर है, ए और बी, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा, फाइव। हाँ, ए में से बी को माइनस करेंगे तो बिल्कुल फाइव के बराबर आएगा, है ना। तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये भी वेन डायग्राम से हो जाएगा, सिंपल है। इन ए क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम में every student has reads 3 newspaper and every newspaper read by 6 student, the number of newspaper। देखो यहाँ पे क्या है, डाटा हमारे पास पूरा नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट डाटा। तो इनसफिशियंट डाटा होने की वजह से यहाँ पे कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। The finite sets have m n elements. The total number of subsets of the finite first set is 56. M are the total number of subsets of the second set. The value of m n। देखो पहले भी हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ आपको मैच कर लो। देखो इनसे मैच कर लो, तो 2⁻7 माइनस 2⁻6 सबसेट ये होंगे ना, 2⁻7 और 2⁻6। तो 2⁻7 कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 8, 16, 32, 64 और 128। तो ये हो जाएगा 128। ऑप्शन से ले लो आंसर, है ना। 128 और माइनस कितना हो जाएगा 64, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 12 में से 6 गए 6, तो ये आ रहा है भाई आपका 64। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। अब 6 और 3 ले लो, 6 और 3 मतलब 2⁻6 माइनस 2⁻3। 2⁻6 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 56 बचेंगे। इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 2001 की बात करते हैं क्वेश्चन। देखो ये आपका यूनियन सेट दे रखा है, ये यूनियन सेट है, ये ए है ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, क्या कॉमन है इसमें, ओनली 6 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 6। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ए यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे निकालेंगे। तो भाई यूनियन में से इंटरसेक्शन को कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे 6 को छोड़ दो, बाकी आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं और भी कुछ है क्या। हाँ ये है, ए बी सी दे रखा है, वैल्यू ऑफ। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से भी कर सकते हो आप। पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, उसका ए के साथ यूनियन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 99 में क्वेश्चन पूछा गया, द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग वेन्स डायग्राम रिप्रेजेंट। देखो अब ये शेडेड रीजन क्या है, इसको देख लो। तो यहाँ पे देखो ये जो छोटे वाला है, छोटे वाला क्या है भाई, अच्छा ऑप्शन इसमें नहीं लिखे हैं, ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें ऑप्शंस ये हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस। तो पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, ये सेट ए है हमारे पास, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन हो गया, ए और बी का इंटरसेक्शन। और बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पोर्शन हो गया, है ना। और इन दोनों को अगर हम यूनियन करें तो यही आएगा, यही शेडेड पोर्शन आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो ये कुछ सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो टीजीटी यूपी टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में। तो आई होप के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और आगे जो टॉपिक्स बचे हैं हमारे, जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को मैं सभी कवर करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो बने रहिए मैथ किंग मेकर के साथ और देखते रहिए। किसी भी अपडेट के लिए कोई भी अगर आपके सुझाव हैं, कोई भी सजेशन है, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।